बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं चंद एक बड़े कॉमन नेम्स हैं बीमारियों के, और उनके बारे में पता नहीं होता लेकिन हमने सुने हुए होते हैं। मिसाल के तौर पे हमें पता चला कि किसी क्रिकेटर को टेनिस एल्बो हो गई या किसी खिलाड़ी को टेनिस एल्बो हो गई। तो टेनिस एल्बो क्या होती है, गोल्फर एल्बो क्या होती है, यानी वो चीज़ें हैं जो हमने सुनी हुई होती हैं लेकिन हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए। इसी तरह फ्रोज़न शोल्डर क्या होता है। तो आज मैं इन तीन चीज़ों के बारे में आपको बताने लगा हूँ और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा और इसका ट्रीटमेंट भी और इसके प्रिकॉशन भी। नंबर 1, टेनिस एल्बो। देखिए, ये मेरी कोहनी है और ये मेरी कलाई है। टेनिस एल्बो का जो पेन होता है वो आम तौर पे इस जगह पे होता है। ये जो जगह है हमारी कोहनी की, एल्बो, इसकी बाहर वाली, देखें ये कोहनी की एक अंदर वाली सरफेस है, ये देखें ये अंदर वाली सरफेस है, ये बाहर वाली सरफेस है, यानी ये और ये। तो ये जो बाहर वाली सरफेस है इसके इस जगह के ऊपर कोहनी पे अगर किसी को दर्द हो, और उस दर्द की 2-4 निशानियां होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप यूं करके मुट्ठी को बंद करें और यहाँ पे दर्द हो, या अगर आप हाथ सीधा करें और इसको ऊपर लेके जाएं, अपनी उंगलियों को अकड़ाएं तो यहाँ पे पेन हो, ये टेनिस एल्बो की निशानी है। फिर अगर आप इसको दबाते हैं तो यहाँ पे दर्द हो सकती है। फिर औरतें ख़ास तौर पे कपड़े धोती हैं जब, तो नचोड़ती हैं, जब नचोड़ेंगी तो अगर दर्द होगा तो ये भी टेनिस एल्बो चलाएगी। इवन हंडिया पकाते हुए, ये देखें ये घुमा रहे हैं आप हाथ, तो ये अगर दर्द यहाँ पर हो और ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, कैफियत बताई हैं, इनके मुताबिक अगर पेन हो तो इसको हम टेनिस एल्बो कहते हैं। अब टेनिस एल्बो को टेनिस एल्बो क्यों कहते हैं? ये मशहूर इसलिए हुई थी, इसका नाम इसलिए बना था कि टेनिस के जो खिलाड़ी होते हैं जो बैक हैंड शॉट मारते हैं, ये एक तो होती है ना, ये फोर हैंड शॉट खेलते हो आप, एक होती है जब आप बैक हैंड शॉट खेलते हो। तो इस वक्त जब आप खेलते हो उस वक्त आपको बार बार यहाँ पे ज़ोर लगेगा, तो यहाँ पे एक टेंडन होता है जो कि चिपका हुआ होता है हड्डी के साथ, सारे टेंडन चिपके हुए होते हैं, तो वो अपनी जगह पे वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है। एंड दैट इज़ वाई वी कॉल इट, चूँकि टेनिस के खिलाड़ियों को ज़्यादा हुआ करता था तो इसलिए इसको टेनिस एल्बो कहते हैं। अच्छा, इसी किस्म का दर्द अगर बाहर वाली सरफेस की जगह अंदर वाली सरफेस इस जगह पे हो तो इसको हम गोल्फर एल्बो कहते हैं। क्योंकि जो गोल्फ खेलने वाले लोग हैं वो जब शॉट मारते हैं और वो ज़्यादा शॉटें अगर मारेंगे तो यहाँ पे इंजरी हो सकती है, इट्स अ स्पोर्ट्स इंजरी, तो दिस इज़ कॉल्ड गोल्फर एल्बो। तो अब दो चीज़ें आपके सामने आ गई, एक टेनिस एल्बो, उसके ऑपोजिट साइड के ऊपर गोल्फर एल्बो। अब आम तौर पे जो टेनिस एल्बो या गोल्फर एल्बो है ये एक दिन या एक हफ्ते में डेवलप नहीं होती, इट टेक्स मंथ्स। काफ़ी अरसे तक रेपिटेटिव प्रेशर्स पड़ते रहे, छोटी छोटी इंजरीज होती रहीं, उसके बाद जाके ये स्टेज आता है। और ये अगर स्टेज आ जाए तो इसके अंदर जो ट्रीटमेंट है उसकी 2-3 तरीके मैं बता देता हूँ और प्रिकॉशंस के तरीके बता देता हूँ। नंबर 1, इसके अंदर आम जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसके अंदर एक तो एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन हम देते हैं जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है। डिक्लोफेनिक पोटेशियम है, डिक्लोफेनिक सोडियम है, कोई भी कैटेगरी की एक ही हम दे सकते हैं। दूसरा, इसके अंदर हम लोकल कॉर्टिसोन इंजेक्शन लगाते हैं। और तीसरा, इसकी फिजियोथेरेपी आप करवा सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स नंबर 4, इसके प्रिकॉशन आप ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरे ख्याल में अगर किसी को टेनिस एल्बो हो या गोल्फर एल्बो हो और वो 3-4 महीने से उसको तंग कर रहा हो, तो माय एक्सपीरियंस इज़ कि मैं इनको टीका लगाना पहले नंबर पे प्रेफर करूँगा। क्योंकि ये जो जगह होती है यहाँ पे दवाइयों का बहुत ज़्यादा असर नहीं होता जो ऑरली आप लेते हैं। और इसी तरह यहाँ पे फिज़िकल थेरेपी का हो सकता है, बट इट्स अ लॉन्ग
time taking process. It might help you, it may not help you. Many of my patients, I refer them to my physiotherapist कि भाई आप इसको थेरेपी करें। और लेकिन जो लोग टीके के नाम से घबराते हैं, तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितने अच्छे डॉक्टर्स हैं वो इंसुलिन की सिरिंज से डेपोमेड्रोल एंड ज़ाइलोकेन यानी सुन्न करने का टीका मिक्स करके लगाते हैं। आमतौर पे एक टीका काफ़ी होता है, वरना ना काफ़ी हो तो फिर 2 या 3 दफ़ा भी लगाया जा सकता है। लेकिन असल में जो प्रॉब्लम होती है टीका नाकाम होने की, वो ये होती है कि जब आपको टेनिस एल्बो में या गोल्फर एल्बो, इन दोनों में टीका लगता है तो आपका दर्द ठीक हो जाता है, तो आप फौरी तौर पे समझते हो कि मैं ठीक हो गया, आप ओवरडू करना शुरू कर देते हो। आप वो सारे काम जिसकी वजह से ये हुआ है, मसलन औरतों में अगर आप कपड़े फ़ौरन धोना शुरू कर दोगे, बाकी आप जो काम करने वाले हैं वो उसी शिद्दत से करना शुरू कर दोगे, इट विल रीअकर। तो इसलिए ख़वातीन को ख़ास तौर पे प्रिकॉशन ये है कि नंबर 1, जब कपड़े धोएं और उसको निचोड़ें तो बाज़ औक़ात आप जल्दबाजी में 2-2 कपड़े इकट्ठे ले लेते हैं या उनको इकट्ठा कर लेते हैं, वो ना करें, उसमें प्रेशर ज़्यादा लगता है। जब आप टीका लगवा चुके हों तो कम से कम 3 से 6 हफ्ते तक ये प्रैक्टिस ना करें आप। और तीसरी चीज़ ये है कि इंजेक्शन लगाने के बाद भी दवाई खानी पड़ती है हफ्ता 10 दिन के लिए, और आम तौर पे फिर मेडिसिन से आपको छुटकारा मिल जाता है और यू कैन लिव अ वेरी सेफ लाइफ एंड डू फ्यू एक्सरसाइजेस। बट जहाँ तक ताल्लुक़ है, अगर आप टीका नहीं लगवाना चाहते एंड देन यू कैन गो फॉर मेडिसिन आप लें। मेरे ख्याल में 6 to 8 वीक्स तक मेडिसिन लेनी पड़ती हैं, 2 to 3 वीक्स तक थेरेपी, या जिस तरह आपको फिजियोथेरेपिस्ट कहता है उसके मुताबिक आप कराएं। बट द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस विच आई डू टू माई पेशेंट इज़ लोकल स्टीरॉयड इंजेक्शन, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। 1 इज़ इनफ, बहुत ज़्यादा हो तो 2 लगा देते हैं या 3 लगा देते हैं, गोल्फर एल्बो के लिए भी और टेनिस एल्बो के लिए। अब थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो हैं वो अपने कंधे को पूरा उठा नहीं सकते, रुक जाता है, ये दर्द होती है। आम ज़ुबान में इसकी बहुत सी वजूहत हो सकती हैं। कई दफ़ा अगर आप हाथ को अपना उठाएं, ये यहाँ 90 डिग्री तक आपका हाथ जा रहा हो तो दर्द होना शुरू हो जाए, और आप इसको पूरा ऊपर ले जाए तो ये दर्द ख़त्म हो जाए। फिर जब आप इसको नीचे लेके आ रहे हो तो यहाँ आके अगेन दर्द हो आपको और नीचे ले आए तो ठीक हो जाए। ये आम तौर पे कहलाता है सुप्रास्पाइनेटस टेंडनाइटिस। मतलब इसको डायग्नोज करने का ये एक तरीका है, और भी बहुत से तरीके हो सकते हैं। इसमें आप एक्सरे भी करवाते हैं जिसमें कैल्सिफिकेशन नज़र आती है, MRIs भी करवा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड भी करवा सकते हैं। तो देयर आर सो मेनी वेज, बट क्लिनिकल एक तरीका ये है कि आप बिल्कुल हाथ को एब्डक्शन करवाते हैं, इस एंगल पे जाके पेन शुरू हो जाता है, बिल्कुल ऊपर जाके पेन ख़त्म हो जाता है, वापस लाएं तो एकदम कैच होता है दर्द का। दिस इज कॉल्ड सुप्रास्पाइनेटस टेंडनाइटिस। ये एक हमारा टेंडन है मसल का, जिसको सुप्रास्पाइनेटस कहते हैं। इसका ट्रीटमेंट भी मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस यही है, एंड आई विल रिकमेंड दैट। मुझे याद है मैं इंग्लैंड में वहाँ पे चेरिंग क्रॉस हॉस्पिटल है रूमेटोलॉजी का, जहाँ पे मैं अपनी ट्रेनिंग कर रहा था, तो वी यूज़ टू इंजेक्ट स्टीरॉयड और बहुत इफ़ेक्टिव हुआ करते थे। और फिर मैं यहाँ पर आया एंड आई स्टार्टेड डूइंग इट। ये भी सिंगल एक टीका लगाना पड़ता है, कुछ दिन रेस्ट करना पड़ता है, दवाई खानी पड़ती है, एंड यू आर ओके। इससे ऊपर आप आ जाएं तो शोल्डर आ जाता है। अगर आपकी मूवमेंट इस तरफ भी ऊपर नहीं जा रही, इस तरफ भी नहीं जा रही, इस तरफ भी नहीं जा रही, चारों तरफ रुकी हुई है, तो फिर हम कहते हैं कि ये फ्रोजन शोल्डर है। यहाँ पे इसके अलावा भी कंडीशंस हो सकती हैं जिसको रोटेटर कफ कहते हैं, कई मसल्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन अगर आपका शोल्डर फ्रीज हो जाए तो उसकी 4 निशानियाँ याद रखें। रात को सोते हुए अगर आप करवट लें और आपकी करवट आपके कंधे पे आ जाए तो दर्द से चीखें निकल जाती हैं। दिस इज़ 1 निशानी ऑफ फ्रोजन शोल्डर। दूसरी, कमीज़ पहनते हुए आपको बहुत तकलीफ़ होती है क्योंकि ये मूवमेंट करनी पड़ती है, ये इसकी दूसरी निशानी है। नहाते हुए साबुन मलने में
आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। और चौथे नंबर पे मैंने देखा है कि अगर आप गुजर रहे हैं और कोई करीब से गुजरे या आप खड़े हों और झटका लग जाए आपके हाथ को तो एकदम चीख निकल जाती है। तो ये 4 कॉमन प्रेजेंटेशन है जिसके साथ मरीज़ आता है और उसकी पूरी मूवमेंट नहीं होती। दिस इज़ कॉल्ड फ्रोजन शोल्डर। अब फ्रोजन शोल्डर क्यों होता है? किताबें इसके बारे में ये कहती हैं कि फ्रोजन शोल्डर बाज़ औक़ात बिला वजह भी हो जाता है, ख़ास तौर पे उन लोगों में जिनको शुगर की बीमारी हो, जिनको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, जिनको कोई कार्डिक सर्जरी हुई हो, उनको इवन डिप्रेशन के पेशेंट्स को, पार्किंसन के पेशेंट्स को, और ऐसे तमाम लोगों को कि जिनको कोई अल्लाह ना करे उस साइड पे फ्रैक्चर हो गया और मूवमेंट कम हो गई हो तो वो पड़े दैट कैन लीड टू अ फ्रोजन शोल्डर। ये कॉमन वजूहात हैं जो एसोशिएटेड हैं इसके साथ। फिर बाज़ औक़ात कुछ इंजरीज़ हैं जो फ्रोजन शोल्डर कर लेती हैं। मिसाल के तौर पे आजकल तो ज़्यादातर पावर्ड विंडोज़ होती हैं कारों की। पुराने ज़माने में आप पीछे हाथ करके शीशा ऊपर उठाया करते थे गाड़ी का, तो दैट कुड हैव लेड टू एन इंजरी एंड दैट इंजरी कुड इंक्रीज़, ये एक वजह हो सकती थी। फिर इसी तरह कुछ चीज़ उठाते हुए, पकड़ते हुए, खींचते हुए कोई भी अगर शोल्डर जॉइंट पे आपको इंजरी आए, वो भले ठीक हो जाए, लेटर ऑन अगर इन्फ्लेमेशन रह जाती है तो उससे आपकी फ्रोजन शोल्डर बन सकता है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के अलावा भी बाज़ औक़ात फ्रोजन शोल्डर हो सकता है, ख़ास तौर पे ओल्ड एज के अंदर। अब अगर आपका शोल्डर फ्रीज़ हो गया है एंड इफ़ यू हैव बीन लेबल्ड एज फ्रोजन शोल्डर, तो प्लीज़ मेरी एक बात याद रखिएगा, इसको ठीक होने में कम से कम 18 महीने लगते हैं। ये 6 महीने बनने में लेता है, 6 महीने स्टे करने में लेता है और 6 महीने रिजॉल्व करने में लेता है। और अगर कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो इट कैन टेक मच लॉन्गर देन दिस। अब इसका जो ट्रीटमेंट है वो बेसिकली आई वुड से अबाउट 80% इज़ एक्सरसाइज ओनली, और आई वुड से 80% में भी 40% जो है वो पोस्चर। यानी ऐसे मरीज़ों को चाहिए जिनका फ्रोजन शोल्डर हो गया है। अब होता क्या है कि वो यहाँ तक हाथ लेके जाते हैं, दर्द होती है, अगले दिन यहाँ तक हाथ लेके जाएंगे, फिर करते 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 वो फ्रीज़ हो जाता है। तो नंबर 1, शोल्डर को खोल के रखें। पोस्चर में खोल के रखने का तरीका ये है कि आप जब बैठे टीवी देख रहे हैं या घर में कोई काम कर रहे हैं और बैठे हुए हैं या बातें कर रहे हैं तो तकिया रखें नीचे, ताकि आपका हाथ यूं की बजाय यूं हो। अगर हो सकता है आप सीट पे हाथ रखें, गले में डाल दें किसी बच्चे के। तो ये एक पोस्चर है जो कि इसको खुला रखेगा। दिस इज़ नंबर 1। नंबर 2, आप जब इसकी एक्सरसाइजेस कराएंगे तो गो टू अ फिजियोथेरेपिस्ट और उसकी बताई हुई वर्जिशें करवाएं। ये जो आपको लोग कहते हैं ना कि हाथ को यूं हिला दो, घुमा दो, ये ना करें। इससे फ्रोजन शोल्डर ख़राब हो जाता है बाज़ औक़ात। अगर आपके टेंडन्स को ज़्यादा ज़ोर लग गया और आपकी टेंडन्स को आपने वायलेंट एक्सरसाइजेस कर दी, इट कैन एक्चुअली डैमेज यू, या आपका काम और लंबा हो जाएगा। तो इसलिए यू मस्ट सीक एडवाइस फ्रॉम योर लोकल फिजियोथेरेपिस्ट एंड आस्क हिम कि वो खुद एक्सरसाइजेस कराए आपको, और वो एक्सरसाइजेज जो आपने करनी है आपको बताएं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसका एक प्रिंसिपल आप याद रखें कि बिल्कुल हाथ यूं करके एक्सरसाइजेज नहीं, बल्कि लो लेवल पे आप वायलेंट झटके नहीं लगने चाहिए। मसलन आपको फिजियोथेरेपिस्ट बताएगा कि आप दीवार के साथ खड़े होकर हाथ को ऊपर ले जाएं, आपको पेंडुलर एक्सरसाइजेज बताएगा, मतलब आप नीचे झुक के और बाजू को हिलाएं। मतलब ये हिलाना उसकी निगरानी में अगर होगा तो बहुत बेहतर होगा। अब अगर ये फिर भी ठीक ना हो या पेन ज़्यादा हो तो फिर नेक्स्ट स्टेज पे हम डॉक्टर्स फिर इसको इंजेक्ट करते हैं, और अगेन स्टीरॉयड का टीका लगाते हैं। वो टेंडर स्पॉट पे भी लगते हैं और जोड़ जो होता है उसके अंदर भी लगाते हैं, और आमतौर पे उससे रिलीफ मिल जाती है। 100% नहीं, से वो 30% 40% रिलीफ मिल जाती है। अगर लगे कि एक्सरसाइज भी नहीं हो रही और दर्द भी बहुत ज़्यादा हो रहा है और लोकल टीके का भी फ़ायदा नहीं पहुंचा, तो फिर हम एक और काम करते हैं। हम तकरीबन
30-40 सीसी या इससे ज़्यादा या इससे कम नॉर्मल सलाइन जो होता है वो बाकायदा एक इंजेक्शन के ज़रिए जोड़ में दाखिल करते हैं और उसके बाद लोकल एनेस्थेटिक्स लगा के उसको हम मोबिलाइज करते हैं, शोल्डर को हिलाते हैं ताकि जो एडिशन अंदर बने हुए थे वो ब्रेक हो जाए। तो ये भी एक तरीका है जो मुझे याद है व्हेन आई वाज हेडिंग अ डिपार्टमेंट ऑफ रिहेबिलिटेशन एंड फिज़िकल मेडिसिन एट म्यो हॉस्पिटल, तो वहाँ पे हम ये अपने पेशेंट के साथ करते थे और अभी करते हैं। और फिर जो इसका लास्ट तरीका है वो ये है कि फिर हम जनरल एनेस्थीसिया दे के जो मरीज़ है हम उसे कहते हैं मैनिपुलेशन अंडर जीए, यानी हम बेहोश करके मरीज़ को और खूब उसके शोल्डर को हिलाते हैं और सारे एडिशन उसके ब्रेक कर देते हैं, फॉलोड बाय मेडिसिन एंड एक्सरसाइजेस। तो इस सारी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब जो है वो ये है, नंबर 1 फ्रोज़न शोल्डर बग़ैर किसी वजह के हो सकता है। नंबर 2 ये ऐसे मरीज़ों को जिनको हार्ट का कोई प्रॉब्लम है, डिप्रेशन का कोई प्रॉब्लम है, पार्किंसन डिजीज़ का कोई प्रॉब्लम है, इनको होने के, डायबिटीज़ वालों को होने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। अगर ये हो जाए और पूरा डेवलप हो जाए, प्लीज़ ऑलवेज़ रिमेंबर इट टेक्स लॉन्गर टाइम। 1.5 साल तकरीबन ठीक होने में लग जाता है। 1.5 साल की तकलीफ़ को दूर करने के लिए और फ्रोज़न शोल्डर ख़राब ना हो उसके लिए आपको मेडिसिन, एक्सरसाइजेज जैसे मैंने बताई हैं अंडर सुपरविजन ऑफ फिजियोथेरापिस्ट, और उसके बाद लोकल टीका बाय अ डॉक्टर, क्वालिफाइड डॉक्टर। अगर हमें अंदर नॉर्मल सलाइन डालना पड़े अगेन बाय अ डॉक्टर, और अगर मैनिपुलेशन करनी पड़े अंडर जीए बाय अ सर्जन। तो ये एक इसकी प्रोटोकॉल है, इसके मुताबिक आप कराएं और जर्की एक्सरसाइजेस ना करें और डॉक्टर के बताए हुए तरीके के मुताबिक चलें। आई एम श्योर ये इतना अनकॉमन नहीं है। मतलब मेरा क्लिनिक में 1 महीने के अंदर कम से कम 15 से 20 पेशेंट जो हैं वो फ्रोज़न शोल्डर वाले आ जाते हैं। सो इन चीज़ों का ख्याल रखें तो आई थिंक यू कैन हैव अ हेल्दी लाइफ। थैंक यू वेरी मच।